हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉब फेयर चैनल। तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन निकाली गई है उसके बारे में। यहाँ पर जो है आपकी जूनियर इंजीनियर, डिपो मटेरियल सुपरडेंट, केमिकल मेटलर्जिकल असिस्टेंट, केमिकल सुपरवाइजर और मेटलर्जिकल सुपरवाइजर रिसर्च की आपकी वैकेंसीज निकाली गई हैं। टोटल वैकेंसी जो है यहाँ पर ये है आपकी 7,951 7,951 यहाँ पर टोटल वैकेंसीज हैं। और ये वैकेंसी जो है वो आज से फिलअप होना स्टार्ट हो गई है। इस एप्लीकेशन के लिए 30 जुलाई से आप अप्लाई कर सकते हैं और जो लास्ट डेट है इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करने की वो है आपकी 29 अगस्त जो है वो इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करने की आपकी लास्ट डेट है। 29 अगस्त 2024 तक जो है वो आप ऑनलाइन मोड से इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म में किसी तरह की करेक्शन की रिक्वायरमेंट रहती है, मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो 30 अगस्त से 8 सितंबर तक 30 अगस्त से 8 सितंबर तक जो है वो आप अपने फॉर्म में किसी भी तरह की मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। 8 सितंबर तक आप जो है वो किसी भी तरह की मॉडिफिकेशन कर सकते हैं अपने फॉर्म में, 30 अगस्त से 8 सितंबर तक। इसके बाद आप जो है उसमें किसी भी तरह की कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हैं। क्रिएट एन अकाउंट में अगर आपने किसी तरह की गलती करी है तो RRB जो है वो उसमें किसी भी तरह की मॉडिफिकेशन नहीं कर सकता है। यहाँ जो आपकी टोटल वैकेंसीज हैं केमिकल सुपरवाइजर रिसर्च है मेटलर्जिकल रिसर्च में, और 17 वैकेंसी हैं, ये सिर्फ RRB गोरखपुर के लिए हैं। इसके अलावा जूनियर इंजीनियर, डिपो मटीरियल सुपरडेंट, केमिकल मेटलर्जिकल असिस्टेंट की टोटल वैकेंसी जो है वो है 7,934 जो है वो टोटल वैकेंसी हैं। ये ऑल ओवर इंडिया वैकेंसी हैं। जूनियर इंजीनियर, डिपो मटीरियल सुपरडेंट और केमिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट की ये वैकेंसीज हैं। पे लेवल 6 रहेगा, 35,000 आपको सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। जो एज लिमिट यहाँ रखी गई है दोनों वैकेंसीज के लिए वो मिनिमम आप 18 साल के होने चाहिए, मैक्सिमम 36 ईयर आपकी एज लिमिट यहाँ रखी गई है। यहाँ पर कोविड-19 की वजह से जो कैंडिडेट जो है अप्लाई नहीं कर पाए थे उनको 3 ईयर की जो है वो एज रिलैक्सेशन यहाँ दी गई है। ये 3 ईयर जो है वो ऐड कर दिए गए हैं। वैसे आपकी नॉर्मल एज लिमिट जो होती है वो 33 होती है, तो इसमें 3 ईयर आपके ऐड कर दिए गए हैं, इसलिए 36 ईयर जो है वो मैक्सिमम यहाँ पर एज लिमिट आपको प्रोवाइड की गई है। अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको जो मैक्सिमम एज रिलैक्सेशन होगी वो प्रोवाइड की जाएगी। दोनों को ऐड करके जो है वो आपको एज रिलैक्सेशन यहाँ प्रोवाइड नहीं की जाएगी। ये इस नोटिफिकेशन में इन्होंने पहले ही मेंशन कर दिया है। यहाँ पर जो आपकी एज लिमिट है उसमें आपको एज़ पर गवर्नमेंट रूल जो है एज रिलैक्सेशन भी प्रोवाइड की गई है। जैसे अगर आप SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 5 ईयर की, OBC कैटेगरी से 3 ईयर की, एक्स सर्विस मैन है अनरिजर्व कैटेगरी से तो 3 ईयर, OBC कैटेगरी से हैं 6 ईयर, SC/ST कैटेगरी से है तो 8 ईयर, PWBD कैंडिडेट जनरल कैटेगरी है, AWS कैटेगरी से है तो 10 ईयर, OBC कैटेगरी से है तो 13, SC/ST कैटेगरी से है तो 15, कैंडिडेट सर्विंग ग्रुप C तो 40 ईयर की एज तक अप्लाई कर सकते हैं। अनरिजर्व EWS कैटेगरी के कैंडिडेट OBC कैटेगरी से है तो 43, SC/ST कैटेगरी से हैं तो 45 ईयर्स। फीमेल कैंडिडेट्स हैं विडो है, डिवोर्स्ड हैं, जिन्होंने रीमैरिज नहीं करी है, और अनरिजर्व कैटेगरी या EWS कैटेगरी से हैं तो 35 की एज तक अप्लाई कर सकते हैं। OBC कैटेगरी के कैंडिडेट 38 की ईयर्स तक, और SC/ST कैटेगरी के कैंडिडेट जो है वो 40 ईयर्स की एज तक जो है वो इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपकी एज लिमिट के बारे में उन्होंने डिटेल में बताया है कि जो पहले जो एज लिमिट होती थी 18 से 33 साल, 18 से 33 साल होती थी, जिसको 18 से 36 साल और 18 से 36 साल कर दिया गया है। ये सिर्फ कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से हुआ है। जो कैंडिडेट अपॉर्चुनिटी मिस कर दी थी जिन्होंने, उनको इस रिलैक्सेशन यहाँ प्रोवाइड की गई है। जो आपकी एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ रखी गई है, ये एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो कुछ रिफ़ंड कर दी जाती है आपको। अगर आप CBT टेस्ट में फर्स्ट स्टेज के CBT टेस्ट में अपीयर होंगे, वहाँ जाके आप टेस्ट देंगे, प्रेजेंट रहेंगे, तो आपको कुछ अमाउंट जो है वो रिफ़ंड कर दिया जाएगा। जो कैंडिडेट जो है रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग नहीं करती हैं उनको 500 रुपीज़ जो है एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी है, 500 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी है जो रिजर्व कैटेगरी से नहीं है। उसके बाद जैसे ही आप फर्स्ट टेस्ट में अपीयर होगे CBT के, 400 रुपीज़ जो है वो आपको रिफंड कर दिया जाएगा, 400 रुपये आपको वापस कर दिया जाएगा, 100 रुपीज़ आपकी एप्लीकेशन फीस जो है वो रख ली जाएगी। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं, जैसे SC/ST, एक्स सर्विसमैन, फीमेल कैंडिडेट्स हैं, ट्रांसजेंडर, माइनॉरिटी, इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लासेस से हैं, इसको कंफ्यूज नहीं करना है आपने EWS और OBC से, ये दोनों कैटेगरी अलग हैं। उनको जो है 250 रुपीज़ आपने एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी है। 250 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस है रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए, और ये जो आपके 250 रुपीज़ हैं ये फर्स्ट स्टेज के CBT टेस्ट के बाद आपको जो है रिफ़ंड कर दिए जाएंगे। यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि वही उन्हीं कैंडिडेट्स को जो है ये रिफ़ंड किया जाएगा जो फर्स्ट CBT टेस्ट में अपीयर होंगे। जो कैंडिडेट फर्स्ट CBT टेस्ट नहीं देंगे उनको किसी भी तरह की कोई अमाउंट जो है वो वापस पे नहीं की जाएगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो अभी हम देखेंगे Annex A में है। इस एप्लीकेशन फॉर्म के नीचे आपको नोटिफिकेशन के नीचे आपको Annex A मिलेगा, वहाँ जाके आप जो है टेक्निकल और एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है चेक कर सकते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि 29/8/2024 तक जिन्होंने अपनी टेक्निकल या एजुकेशन क्लियर कर रखी है वही कैंडिडेट जो है अप्लाई कर सकते हैं। 29 अगस्त तक जिन्होंने कंप्लीट कर ली है
जो कैंडिडेट का रिज़ल्ट अवेटेड है या फाइनल एग्जामिनेशन अभी हुए नहीं है या देने हैं, वो अप्लाई नहीं कर सके, शुड नॉट बी अप्लाई। उन कैंडिडेट्स के लिए इस एप्लीकेशन फॉर्म में अप्लाई करने के लिए कुछ नहीं बताया गया है, वो एप्लीकेशन के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। जो आपकी फ़ीस है वो मैंने आपको बता दी है। अब हम एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन जो है उसको चेक कर लेते हैं। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन जो आपकी रखी गई है वो अनेक्स ए में आपको जो है डिटेल में इन्होंने क्वालिफ़िकेशन के बारे में बताया है। यहाँ पर अगर हम पोस्ट पैरामीटर की पहले बात कर लें, अगर आप केमिकल सुपरवाइज़र रिसर्च में अप्लाई करने वाले हैं, मैकेनिकल डिपार्टमेंट रहेगा इसके लिए। डिग्री और इक्विवेलेंट्स इन केमिकल क्वालिफिकेशन में डिग्री और इट्स इक्विवेलेंट इन केमिकल टेक्नोलॉजी में आपके पास होना चाहिए। किसी भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से आपने पास किया होना चाहिए। मेटलर्जिकल सुपरवाइजर रिसर्च के लिए अगर आप अप्लाई करने वाले हैं, मैकेनिकल डिपार्टमेंट रहेगा। डिग्री और इक्विवेलेंट्स इन मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, और कंप्यूटर की आपको जो है नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए अप्लाई करने वाले हैं, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल यहाँ तक आप अप्लाई करने वाले हैं, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, ये किसी भी डिपार्टमेंट में हो सकते हैं। इसके लिए 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए, मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में और कम्बिनेशन में। जैसे कि आपका मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स स्कीम, ये इंजीनियरिंग हो सकती है। डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास 3 ईयर का मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स में या फिर कंबाइन का। तब आप इन एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, अगर आप जूनियर इंजीनियर सिविल डिज़ाइन एंड ड्राइंग में अप्लाई करने वाले हैं तो 3 ईयर का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, या फिर बीएससी इन सिविल इंजीनियरिंग में होनी चाहिए 3 ईयर की ड्यूरेशन की, तभी आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट है, अगर आप जूनियर इंजीनियर है, इस जूनियर इंजीनियर ट्रैक एंड मशीन के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास मैकेनिकल में, प्रोडक्शन में, ऑटोमोबाइल में, इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल में या फिर कम्बिनेशन में अगर आपके पास है तभी आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर इंजीनियर ट्रैक मशीन में अगर आप जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल के लिए अप्लाई करने वाले हैं, यहाँ पर मैकेनिकल के लिए अगर आप अप्लाई करने वाले हैं यहाँ तक, तब आपके पास 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, मैन्युफैक्चरिंग मेट्रॉनिक्स में, मैक्ट्रॉनिक्स में, इंडस्ट्रियल में, मशीनिंग में, इसके अलावा इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल में, टूल एंड मशीन में, टूल एंड डाई एंड मेकिंग में, ऑटोमोबाइल में, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में, या फिर इन में से किसी का कम्बिनेशन है तब भी आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी जो है वो केमिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट की है। इसके लिए बैचलर डिग्री इन साइंस विद फिजिक्स एंड केमिस्ट्री अगर आपने कर रखी है 45% मार्क्स के साथ किसी भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से, तब आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट वैकेंसी, अगर जूनियर इंजीनियर डीजल, अगर आप जूनियर इंजीनियर डीजल इलेक्ट्रिकल में अप्लाई करने वाले हैं या फिर जूनियर इंजीनियर डीजल इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो 3 ईयर का डिप्लोमा इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या फिर कम्बिनेशन में अगर आपके पास है तब आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर इंजीनियर S&T डिज़ाइन, ड्राइंग एंड एस्टिमेशन में के लिए अगर आप अप्लाई करने वाले हैं तो आपके पास 3 ईयर का डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग या फिर कम्बिनेशन में अगर आपके पास है तब आप इन एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर इंजीनियर S&T यहाँ से यहाँ तक। अगर आप डिपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए इंजीनियरिंग में आपके पास किसी भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से, किसी भी डिसिप्लिन में अगर आपके पास डिप्लोमा है इंजीनियरिंग में तब आप डिपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी आपकी ये कंप्लीट डिटेल है आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। यहाँ पर आपको बताया गया कि हायर क्वालिफिकेशन सच एज BTech या BE अगर आपने कर रखी है तो वो एक्सेप्ट की जाएगी 3 ईयर डिप्लोमे की जगह पर। तो इसका मतलब है कि अगर आपने BE BTech कर रखी है, डिप्लोमा नहीं कर रखा है उस फील्ड में, तब भी आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं। अगर वैकेंसी टेबल की हम बात करें तो RRB अहमदाबाद में टोटल वैकेंसी जो है वो है 382, जिसमें 382 टोटल वैकेंसी है, जिसमें से 149 ऑन रिजर्व, 53 SC, 24 ST, 107 जो है वो OBC और 49 जो है वो EWS कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है। इस नोटिफिकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आप अपनी कैटेगरी वाइज या डिसिप्लिन वाइज जो है इस वैकेंसीज को देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। मैं यहाँ पर कंप्लीट डिटेल में आपको नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ जो RRB जो है आपका डिवीज़न उनके बारे में ही बता रहा हूँ। RRB अजमेर में आपकी जो टोटल वैकेंसी हैं वो हैं आपकी 529 टोटल वैकेंसी हैं, जिसमें से 268 अनरिजर्व, 61 SC, 27 ST, 109 जो है वो OBC, 64 जो है वो EWS कैटेगरी के लिए रिजर्व है। RRB बेंगलोर में आपकी जो है टोटल वैकेंसी
97 है, जिसमें से 174 अनरिजर्व, 58 SC, 33 ST, 89 OBC और 43 जो है वो EWS कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। नेक्स्ट वैकेंसी आपकी RRB भोपाल में है। RRB भोपाल में आपकी टोटल वैकेंसी जो है वो है 485 टोटल वैकेंसी हैं, जिसमें से 51 EWS, 98 OBC, ST कैंडिडेट के लिए 35, SC कैंडिडेट के लिए 62 और अनरिजर्व जो है वो 239 अनरिजर्व है। RRB भुवनेश्वर की अगर हम बात करें तो 175 टोटल वैकेंसी हैं, जिसमें 26 जो है वो EWS, 36 OBC, 17 ST, 20 SC और 76 जो है वो अनरिजर्व कैटेगरी में है। RRB बिलासपुर की अगर हम बात करें तो RRB बिलासपुर में आपकी 472 यहाँ टोटल वैकेंसीज हैं RRB बिलासपुर में, जिसमें से 41 जो है वो EWS, 103 OBC, 25 ST, 65 SC और 238 जो है वो अनरिजर्व कैटेगरी में है RRB बिलासपुर में। अगर हम RRB चंडीगढ़ की बात करें, RRB चंडीगढ़ में आपकी टोटल वैकेंसी जो है वो 356 जो है वो टोटल वैकेंसी हैं चंडीगढ़ में, जिसमें से 46 जो है EWS, 88 OBC, 29 ST, 43 जो है वो SC और 150 जो है वो अनरिजर्व है। 150 वैकेंसी जो है वो अनरिजर्व है RRB चंडीगढ़ में 356 में से। RRB चेन्नई की अगर हम बात करें तो RRB चेन्नई में 652 टोटल वैकेंसीज हैं आपकी, जिसमें से 87 EWS, 147 OBC, 54 ST, 91 SC और 273 जो है वो अनरिजर्व कैटेगरी में है। RRB गोरखपुर की अगर हम बात करें, RRB गोरखपुर में 259 वैकेंसीज हैं, जिसमें से 25 EWS, 55 OBC, 25 आपकी ST, 46 SC और 108 जो है वो अनरिजर्व कैटेगरी में है। RRB गुवाहाटी में आपकी जो टोटल वैकेंसी है वो है 225, जिसमें 23 EWS, 57 OBC, 15 ST और 37 जो है वो 37 जो है SC और 93 जो है वो अनरिजर्व कैटेगरी में है। RRB जम्मू श्रीनगर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 251 टोटल वैकेंसीज हैं, 251 टोटल वैकेंसी हैं, जिसमें 35 जो है EWS, 52 OBC, ST कैंडिडेट्स के लिए 16 और SC के लिए 23 और 125 जो है वो अनरिजर्व कैटेगरी में है RRB जम्मू एंड कश्मीर में। अगर RRB कोलकाता की अगर हम बात करें, RRB कोलकाता, तो यहाँ पर आपकी टोटल वैकेंसी जो है वो है आपकी 660 आपकी टोटल वैकेंसी है कलकत्ता में, जिसमें 64 EWS, 114 OBC, 66 आपकी ST और 96 SC और 320 जो है वो अनरिजर्व कैटेगरी में है RRB कोलकाता की ये बात है। RRB मालदा में आपकी जो है वो 163 टोटल वैकेंसी हैं, जिसमें 19 EWS, 41 OBC, 10 ST, 19 SC और 74 जो है वो अनरिजर्व कैटेगरी में है। RRB मुंबई में आपकी जो टोटल वैकेंसी हैं वो हैं आपकी RRB मुंबई में 1377 जो है 1377 टोटल वैकेंसी हैं आपकी, जिसमें से 143 EWS, 346 OBC, ST के लिए 89, SC कैंडिडेट्स के लिए 203 और 596 जो है वो अनरिजर्व कैटेगरी में है RRB मुंबई में। RRB मुजफ्फरपुर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 11 वैकेंसी हैं आपकी टोटल, जिसमें से 1 वैकेंसी EWS, 4 वैकेंसी OBC, 2 वैकेंसी SC और 4 वैकेंसी जो है वो अनरिजर्व कैटेगरी में है। RRB पटना में आपकी जो है 247 वैकेंसी हैं, इसमें EWS में 33, OBC में 62, ST कैंडिडेट्स के लिए 18, SC के लिए 39 और अनरिजर्व में 95 वैकेंसीज हैं। प्रयागराज में की अगर हम बात करें, RRB प्रयागराज में आपकी 404 वैकेंसीज हैं, 34 EWS, 70 OBC, 37 ST और 50 जो है वो SC और 213 वैकेंसी जो है वो अनरिजर्व कैटेगरी में है। RRB रांची में आपकी जो है 167 टोटल वैकेंसी हैं, जिसमें 18 वैकेंसी EWS, 46 OBC, 13 आपकी ST, 20 SC और 70 वैकेंसी जो है वो अनरिजर्व कैटेगरी में है। RRB सिकंदराबाद की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपकी टोटल वैकेंसी जो है 590 है, 590 टोटल वैकेंसी हैं, जिसमें 63 EWS, 130 OBC, 45 SC ST और 104 ST और 248 जो है वो अनरिजर्व कैटेगरी में है सिकंदराबाद में। सिलीगुड़ी में अगर बात करें तो 28 टोटल वैकेंसी है, 1 वैकेंसी आपकी EWS, 4 वैकेंसी OBC, 1 वैकेंसी आपकी ST, 5 वैकेंसी SC और 17 वैकेंसी जो है वो अनरिजर्व कैटेगरी में है। तिरुवनंतपुरम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर टोटल वैकेंसी जो है वो है 121, जिसमें 16 वैकेंसी EWS, 32 OBC, ST के लिए 10 और SC के लिए 18, 45 यहाँ पर जो है वो आपकी अनरिजर्व कैटेगरी में है। इस तरह से टोटल वैकेंसी जो है वो 7,951 टोटल वैकेंसीज हैं ये आपकी ग्रैंड टोटल ऑफ और RRBs में। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3575 जो है आपकी अनरिजर्व, 1115 आपकी SC, 589 ST, OBC के लिए 1790,
AWS के लिए 882 आपकी टोटल वैकेंसी AWS के लिए। तो इन नोटिफिकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके आप कंप्लीट नोटिफिकेशन जो है उसे चेक कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।